अभी राज और पंखुड़ी बात कर ही रहे थे कि तभी पंखुड़ी अचानक रुक गई। इसके बाद उसने अपने पास से एक क्रिस्टल निकाला। ये क्रिस्टल उन्हें साहा की गुफा में मिला था। उसे ये बहुत सुंदर लगा था, इसलिए उसने इसे रख लिया था। काफी अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से कोई सिग्नल निकल रहा है, पंखुड़ी ने कहा। इस तरह के क्रिस्टल पहले बातचीत के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इनका असर काफी बढ़िया रहता है और ये सामने वाले व्यक्ति का 3D होलोग्राम भी बना सकते हैं। हालांकि इससे काफी ज्यादा दिमागी शक्ति खर्च होती है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आत्मा पत्थर की जरूरत होती है। मोबाइल फोन आने के बाद ये चीजें बंद हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज भी कोई इसका इस्तेमाल करता होगा। पंखुड़ी, तुम इसके नीचे आत्मा पत्थर रखकर बातचीत का जरिया खोल सकती हो, जिष्णु ने कहा। पंखुड़ी ने सिर हिलाया और उसके नीचे आत्मा पत्थर रख दिया। जैसे ही क्रिस्टल को एनर्जी का जरिया मिला, वो रिएक्ट करने लगा। एक रोशनी चमकी और किसी की तस्वीर ठीक राज के सामने बनी। आखिर संपर्क हो ही गया। लगता है तुम काफी व्यस्त थे। तुमने इतना लाजवाब खूनी समुद्र पत्थर दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सब क्या है? तुम यहाँ कैसे आए? हयग्रीव ने दूसरी तरफ से कहा। मैंने भी तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी हयग्रीव, राज ने जवाब दिया। राज समझ चुका था कि परितोष परिवार, तलवार टेक्निक और भ्रमताला, इस सब उथल पुथल में हयग्रीव का हाथ था। पहले ही हयग्रीव चंद्र कबीले को तबाह कर चुका था और अब उसने भ्रमताला को भी बर्बाद कर दिया था। इस तरह की हरकतें हयग्रीव की आदत बन चुकी थी। हयग्रीव बहुत ही निर्दयी था, जिसके पास साजिशों की भरमार थी। राज, तुम इस व्यक्ति को जानते हो? पंखुड़ी ने पूछा। मैं ऐसे इससे कुछ खास जानता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका नाम हयग्रीव है। हाल ही में इसने सीनियर शाही शेर को बहुत गुस्सा दिलाया था और अब ये उनसे छुप रहा है। मैं शर्त लगाकर कहता हूं कि असीम शैतानी कबीले में कहीं छुपा है और इसकी बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही, राज ने कड़े शब्दों में कहा। अब जब तुम वहां हो तो वो साहा अभी तक मर चुका होगा, है ना? हयग्रीव ने कहा। हाँ, हमने उसे पूरा खोल दिया, राज ने कहा। खोल दिया? हयग्रीव ने कहा और सोचने लगा। क्या इन लोगों ने उसके पुर्जे पुर्जे अलग किए थे? खैर, जो भी हो, उसकी किस्मत वाकई खराब थी कि उसका ऐसा हश्र हुआ, लेकिन बड़े दुख की बात है। भले ही वो कैसा भी था, लेकिन एक अच्छा बिजनेस पार्टनर था। चिंता मत करो, सीनियर शाही शेर जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें भी साहा के पास भेज देंगे। तुम्हें उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, राज ने कहा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाही शेर की काबिलियत के भरोसे बैठे रहने से मुझे नहीं मारा जा सकता, हयग्रीव ने कहा। पंखुड़ी, इसने जो कहा तुमने वो रिकॉर्ड कर लिया ना? राज ने कहा। पंखुड़ी अपना फोन निकालकर हयग्रीव और राज की ये बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी। हम ये वीडियो सीनियर शाही शेर तक पहुंचा देंगे। ये आदमी इतना घमंडी है कि ये सीनियर शाही शेर को भी कमजोर समझता है। ये उन लोगों में से है जो मौत जब तक सामने ना आए उसे पहचानते ही नहीं, राज ने कहा। मुझे भी पूरा यकीन है कि सीनियर शाही शेर इसे आसानी से मार गिराएंगे, पंखुड़ी ने कहा। क्या हुआ हयग्रीव, डर लग रहा है क्या? राज ने कहा और जिष्णु को इशारा किया कि वो वसीम और भूपेश को यहाँ लेकर आए। उसे उम्मीद थी कि वो हयग्रीव की लोकेशन का पता लगा सकते थे। अब ज्यादा कहने को कुछ बाकी रह नहीं गया है। अब मैं चलता हूँ, इसके पहले कि तुम्हारे साथी आकर मेरी लोकेशन का पता लगा पाए। लेकिन याद रखना, मेरा खूनी क्रिस्टल अभी भी तुम्हारे पास है और मैं उसे लेने जरूर आऊंगा, हयग्रीव ने मुस्कुराकर कहा और उसकी तस्वीर धुंधली होने लगी। तो तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि मैं उसे बेचने वाला हूं, राज ने कहा। लेकिन इतने में ही हयग्रीव गायब हो चुका था। अब राज को वाकई खूनी क्रिस्टल अपने पास से अलग रखने की जरूरत थी ताकि हयग्रीव का निशाना तिलिस्मक पर चला जाए। पंखुड़ी, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकती हो? मैं उसमें अपना अकाउंट खोलना चाहता हूँ, राज ने पूछा। रुको जरा, पहले मैं ये वीडियो सीनियर शाही शेर को भेज दूं, पंखुड़ी ने कहा और वीडियो रिकॉर्डिंग शाही शेर को भेज दी। राज जानता था कि शाही शेर को ये वीडियो मिलते ही उसका गुस्सा कई गुना बढ़ने वाला था और असीम शैतानी कबीले की और भी शाखाएं तबाह होने वाली थीं, जो कि खुशी की बात थी। वीडियो भेजने के बाद पंखुड़ी ने राज को अपना फोन दे दिया और राज ने उसमें अपना अकाउंट खोल लिया। ग्रुप में कई सारे मैसेज पड़े हुए थे, जिसमें से ज्यादातर वसीम के एक्सप्रेशन पैकेज से जुड़े थे।
पंखुड़ी, क्या तुमने ये एक्सप्रेशन पैकेज बनाया? राज ने पूछा। हाँ राज, मैंने अच्छा काम किया ना? पंखुड़ी ने कहा। हाँ, काफी अच्छा, राज ने बेमन से हंसकर कहा। इसके बाद राज ने तिलिस्मक का प्राइवेट चैट खोल लिया। सीनियर, हम कब मिलने वाले हैं? मैं खूनी क्रिस्टल का सौदा करना चाहता हूं, राज ने कहा। राज, इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी तो सीनियर वसीम ट्रैक्टर कंपटीशन करने वाले हैं ना। अभी हाल ही में सीनियर वसीम ने मुझसे बात की थी कि क्या मैं हिंद महासागर के आसपास हूँ। वो अपनी रेस का अंत हिंद महासागर में करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। तुम भी उसमें भाग ले रहे हो ना? तो फिर फिनिशिंग लाइन पर मिलते हैं, तिलिस्मक ने जवाब दिया। नहीं 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 सीनियर, मैं इसमें भाग नहीं ले रहा, राज ने तुरंत कहा। क्या राज, तुम वाकई इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे? तुम्हें यह मजेदार नहीं लग रहा क्या? खैर, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भाग लेने की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। तुम दर्शक बनकर रह सकते हो और उड़कर यहाँ तक आ सकते हो। मैंने सुना है कि सीनियर वसीम ने दर्शक और जज के लिए काफी जादूगरों को बुलाया है, तिलिस्मक ने कहा। ठीक है, तो मैं दर्शक बनना पसंद करूंगा और आपसे फिनिशिंग लाइन पर मिलता हूं सीनियर, राज ने राहत की सांस लेकर कहा। जब राज ने अपना अकाउंट लॉग आउट किया तो पंखुड़ी के फोन में उसने एक और फोल्डर देखा था जिसका नाम राज का एक्सप्रेशन पैकेज था। राज हैरान था। राज ने उस फोल्डर को खोलकर देखा तो उसमें वसीम और उसकी बंजी जंपिंग के दौरान खींची गई तस्वीरें थीं। इसके अलावा डिस्पोजेबल राज नंबर 1 की उड़ान के दौरान भी ली गई तस्वीरें थीं। अरे राज, तुमने फोल्डर खोलकर देखा? पंखुड़ी ने कहा। राज को इस बात का बहुत अफसोस था क्योंकि उसने प्राइवेसी का उल्लंघन किया था। लेकिन राज, अभी एक्सप्रेशन पैकेज पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें और तस्वीरें लेने की जरूरत है। इसके बाद ही मैं सीनियर वसीम जितना अच्छा पैकेज तुम्हारा भी बना पाऊंगी, पंखुड़ी ने कहा। पंखुड़ी, क्या तुम मेरा एक्सप्रेशन पैकेज यहीं रोक सकती हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा, राज ने कहा। चिंता मत करो राज, मैं इसे एकदम बेहतर बनाऊंगी। इससे तुम्हें कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी और ये मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तो बनाया है, पंखुड़ी ने कहा। क्या, मेरी भलाई के लिए? राज ने हैरान होकर कहा। जरा इसके बारे में सोचो, सीनियर वसीम का एक्सप्रेशन पैकेज अभी रिलीज हुआ है और अगर राज का एक्सप्रेशन पैकेज ऐसे में ना आए तो सीनियर वसीम को ये नाइंसाफी लगेगी ना। ऐसे में फिर वो तुम्हें परेशान करेंगे, पंखुड़ी ने कहा। कहीं ना कहीं पंखुड़ी की बात में दम था। वो अब तक वसीम का काफी टॉर्चर पहले ही सह चुका था। वसीम ने ही उसे मछली बनाया था जिसे टफी ने बड़े चाव से खा लिया था। ठीक है, फिर मेरा बहु एक्सप्रेशन पैकेज बना लो, राज ने कहा। वो सब मुझ पे छोड़ दो, वो बहुत ही कमाल का बनेगा, पंखुड़ी ने कहा। शुक्रिया, राज ने कहा। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, पंखुड़ी ने कहा। लेकिन क्या तुम काले स्कर्ट वाली तस्वीर हटा सकती हो? वो वाकई बहुत अजीब है, राज ने पूछा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसे निपटा लूंगी, पंखुड़ी ने कहा। अब तुम्हारे हवाले पैकेज पंखुड़ी, राज ने कहा। हाँ हाँ, सब मुझ पर छोड़ दो, पंखुड़ी ने कहा। इस तरह से वो काफी देर तक बात करते रहे। देखो राज, वहां एक उल्का पिंड है, एक नहीं 3 है। चलो कोई दुआ मांगे, तुम्हारी कोई इच्छा है राज, पंखुड़ी ने कहा। राज ने ऊपर देखा, वो उल्काएं अजीब तरह से आगे बढ़ रही थीं। मैं ट्रैक्टर कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहता, राज ने 3 दुआएं मांगी, जो कि एक ही दुआ को 3 बार दोहराना था। अचानक से उनमें से एक उल्का अजीब ढंग से घूमने लगी। ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो कोई उल्का नहीं है, ये तो डिस्पोजेबल तलवार नंबर 1 है, राज ने सोचा। 3 तलवारों में से एक पर फकीर सवार था। दूसरे जादूगर का नाम गगन था, जो कि पहाड़ी महारथियों में अकेला काला शख्स था। तीसरा जादूगर शाकाल था। ये तीनों जादूगर ही एकांत मेडिटेशन से बाहर ही आए थे कि वसीम ने इन्हें डिस्पोजेबल तलवार से बुला लिया था। हालांकि ये पूरी तरह से उनकी इच्छा के खिलाफ हुआ था, लेकिन वसीम के खिलाफ गुस्सा दिखाने जैसी ताकत किसी के पास नहीं थी। दूसरी बात यह भी थी कि पहाड़ी महारथियों में इतनी एकता तो थी कि वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। फकीर को तो राज जानता था, लेकिन बाकी 2 जादूगरों से वो अनजान था। लेकिन राज के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो तीनों जादूगर नीचे आए तो राज को वो दोनों नए जादूगर पहले से जानते थे। गगन को जानवर बहुत पसंद थे और वो कभी कभी कुत्तों की तस्वीरें भेजा करता था, जबकि शाकाल जादुई जानवरों का जादूगर था।
जो 5वें लेवल पर पहुंच गया था। हेलो राज, टफी कहाँ है? शाकाल ने पूछा। आखिरी बार मैंने जब उसे देखा तो वो बाबा बैरागी के पास था, राज ने जवाब दिया। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा ये बताओ कि सीनियर वसीम यहाँ क्या करने वाले हैं और उन्होंने हमें यहाँ क्यों बुलाया? शाकाल ने पूछा। वो एक हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन करने वाले हैं जिसमें कई सारे पहाड़ी महारथी हिस्सा ले रहे हैं, राज ने जवाब दिया। क्या? लेकिन मुझे तो गाड़ियों में बैठना पसंद ही नहीं, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर सीनियर वसीम को कहता हूँ कि मैं इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता, वरना मैं तो उल्टियां करते करते अपनी हालत खराब कर लूंगा, शाकाल ने कहा। आखिर वसीम ने इस जादूगर को यहाँ क्यों बुलाया था? वसीम इस बार कौन सी योजना बना रहा था? अरे मुझे वाकई गाड़ियों में बैठने से दिक्कत है और इसका मेरे जादूगरी के लेवल से कोई लेना देना नहीं है। बचपन में मुझे किसी चीज से सदमा पहुंचा था, इस कारण मुझे गाड़ियों में दिक्कत होने लगी। बस इसीलिए ही मैं सीनियर वसीम से बात करना चाहता हूं कि मैं इस कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहता, शाकाल ने कहा। अभी शाकाल बात ही कर रहा था कि तभी वसीम उसकी तरफ आया। हेलो साथियों, कैसे हो? वसीम ने कहा। हेलो सीनियर, शाकाल ने कहा। इसके बाद सभी ने वसीम को हेलो कहा। मैंने तुम सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं एक जोरदार कंपटीशन करवाने वाला हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम सभी हिस्सा लो। ये एक हैंड गाइडेड ट्रैक्टर का कंपटीशन होगा और बाबा बैरागी ने सभी ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं। सभी लोग अपने ट्रैक्टर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बस वो ट्रैक्टर ही रहे तो कंपटीशन में हिस्सा लिया जा सकता है। वसीम ने सारी बात एक ही सांस में कह डाली। वो बीच काम में आया था, इसलिए उसे सीधा मुद्दे पर आना ही ठीक लगा। शाकाल ने हिम्मत जुटाई और वसीम को बताने के लिए तैयार हुआ कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। जो भी इस कंपटीशन में शुरुआती 5 लोग जीतेंगे, उन्हें मेरे साथ एक पुराने खजाने की खोज पर चलने का मौका मिलेगा, वसीम ने तभी कहा। इतना सुनते ही फकीर और गगन की रुचि तो तुरंत ही इस कंपटीशन के बारे में जाग गई। ये खजाना इतना पुराना था कि उन्हें इसकी खोज में बहुत कुछ हासिल हो सकता था। जब पिछला शक्ति का निर्माता रिटायर हुआ और नए ने कमान संभाली, तब पुराना स्वर्ग शहर बर्बाद हुआ और सभी ताकतवर जादूगर एकांत मेडिटेशन में चले गए और बिना किसी सबूत के गायब हो गए। इनमें अमर जादूगर भी शामिल थे, जिस कारण से अमरता हासिल करने का तरीका रहस्य बनकर रह गया। अगर किसी को भी उस अमरता को हासिल करने के बारे में पता करने का मौका मिलेगा, तो उसमें हर जादूगर की रुचि होना लाजमी थी। सीनियर, मैं इस कंपटीशन में पीछे कैसे रह सकता हूँ? मेरे साथी पहाड़ी महारथी कहाँ है? गगन ने कहा। फकीर ने भी इस कंपटीशन से जुड़ने के लिए सिर हिलाया। वो ज्यादा बोलने वालों में से नहीं था, लेकिन अब शाकाल विडंबना में फंस चुका था। उसे अमरता का रहस्य भी जानना था और वो गाड़ी में बैठने से डरता भी था। जैसे तैसे करके उसने हिम्मत भी जुटाई कि वो वसीम से इस कंपटीशन में भाग लेने से मना कर देगा, लेकिन अब उसके हौसले ढेर हो चुके थे। सभी पहाड़ी महारथी परितोष कबीले के पास एक इलाके में हैं और सभी अपने ट्रैक्टर्स मॉडिफाई करने में लगे हुए हैं। मैं तुम सभी को वहां की लोकेशन भेजता हूं, जिससे तुम सभी वहां पहुंच जाओगे। वहां जाकर अपना ट्रैक्टर चुनना और उसे मॉडिफाई करना, वसीम ने कहा। सीनियर वसीम, मैं भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, मैं भी वहां जाऊंगी, पंखुड़ी ने हाथ उठाकर कहा। ठीक है, वसीम ने जवाब दिया। अगर ऐसा ही है तो क्या आप डिस्पोजेबल उल्का तलवार नंबर 1 का इस्तेमाल करके मुझे वहां पहुंचा सकते हैं? सभी पहाड़ी महारथियों को तोहफे में उसकी सवारी करने का मौका मिला, लेकिन मुझे ये मौका नहीं मिल पाया, पंखुड़ी ने कहा। पंखुड़ी की बात सुनकर फकीर, गगन और शाकाल को झटका लगा। उन्हें समझ आ गया था कि जिस डिस्पोजेबल तलवार की सवारी उन्होंने की थी, वो तलवार का सुधरा हुआ वर्जन डिस्पोजेबल उल्का तलवार था। शायद इसी कारण वो इतना भयानक था और उसमें उल्काओं जैसे ही खास इफेक्ट थे। लेकिन इस डर का सामना करने के लिए भूपेश की बेटी पंखुड़ी इतनी उतावली क्यों थी? ये सवाल अभी भी इन तीनों के दिमाग में घूम रहा था। वसीम, असल में मैं ही समय पर पंखुड़ी को तुम्हारा तोहफा नहीं पहुंचा पाया और आखिर में मुझे ही इसकी सवारी करनी पड़ी। ऐसे में अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम पंखुड़ी को यह तोहफा फिर से दे सकते हो? भूपेश ने वहां आकर कहा।
क्या ये बाप बेटी डिस्पोजेबल उल्का तलवार को खेलने की कोई चीज समझ रहे हैं, या वो अभी भी इतनी भयानक नहीं बन पाई है? शायद मुझे जल्द ही डिस्पोजेबल उल्का तलवार नंबर 2 बनानी होगी, वसीम ने मन ही मन सोचा। आखिरकार पंखुड़ी को अपनी डिस्पोजेबल उल्का तलवार नंबर 1 मिल ही गई। राज, क्या हम दोनों निपटारा मंच साथ में चलें और चलकर देखें कि सभी पहाड़ी महारथी कैसे अपने ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि ये मजेदार होगा। पंखुड़ी ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मैं यहीं रुककर सीनियर वसीम और सीनियर भूपेश को रेस ट्रैक बनाता हुआ देखना चाहूंगा। राज ने मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है तो मैं चलती हूँ, पंखुड़ी ने कहा। उसका पूरा ध्यान अभी के लिए डिस्पोजेबल उल्का तलवार पर था। इतना कहते ही वसीम ने तलवार एक्टिवेट कर दी। पलक झपकते ही तलवार गोल घूमती हुई हवा में पहुंच गई, लेकिन पंखुड़ी सवारी करते हुए खुश थी, जबकि बाकी सब इस दौरान डरे हुए दिखते थे। सीनियर, अब मैं भी बाकी लोगों के पास पहुंचता हूं, गगन ने कहा। इतना कहकर उसने और फकीर ने अपनी अपनी तलवार निकाली और उनकी सवारी करके निकल गए। वो नहीं चाहते थे कि वसीम एक बार फिर से उन्हें डिस्पोजेबल उल्का तलवार की सवारी कराए, क्योंकि ये उनके लिए किसी बुरे सपने की तरह था। अब बस शाकाल बच गया था। शाकाल, तुम बाकी लोगों के पास नहीं जा रहे? वसीम ने पूछा। अरे असल में सीनियर, मैं पहले थोड़ा हिसाब लगाना चाहता हूं, शाकाल ने कहा। असल में वो बस इतना ही नहीं कहना चाहता था, उसके पास कहने को और कुछ भी था। अच्छा ठीक है, तुम अभी यही आराम कर सकते हो, तब तक मैं और भूपेश रेस ट्रैक तैयार करते हैं, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद वसीम और भूपेश ट्रैक के बारे में चर्चा करने लगे। शाकाल अभी भी विडंबना में वहीं खड़ा था। राज अब तक बहुत थक चुका था। उसके साथ आज काफी कुछ हुआ था। सुबह से ही वो काफी चीजों में व्यस्त था, इसलिए उसने आराम करने के लिए जगह ढूंढने का मन बनाया। इसके बाद राज एक पथरीले रास्ते की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर राज ने अपनी सहस्त्र भेदी तलवार निकाली और पत्थरों को काटकर आराम करने की जगह बनाने का मन बनाया। जैसे ही उसने सहस्त्र भेदी तलवार हमला करने के लिए ऊपर उठाई, उसे एक आवाज सुनाई दी। राज, थोड़ा ध्यान से, वसीम ने कहा। राज ने मुड़कर वसीम की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने कुछ चमका। तभी उसे महसूस हुआ कि उसे कोई बिजली का झटका लगा हो। राज की पूरी दुनिया गोल घूम गई। उसे बहुत जोर से चुभने जैसा दर्द हुआ और उसका शरीर अकड़ गया। आमतौर पर सहस्त्र भेदी तलवार इतनी ताकतवर तलवार थी कि वो किसी अच्छे जादूगर के हाथ में होने पर बिजली को भी काट सकती थी। इसके अलावा उसमें बिजली को सोखने की ताकत भी थी, जिससे दुश्मन को घायल भी किया जा सकता था। इसी तलवार की बदौलत पूरी तरह से काला पड़ जाने के बाद भी राज को कोई गहरी चोट नहीं लगी। दर्द से कराहने के लिए जब राज ने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से काला धुआं निकला। राज, क्या तुम ठीक हो? भूपेश और वसीम ने आकर कहा। बस मेरा शरीर सुन्न हो गया है, बाकी मैं ठीक हूँ। लेकिन सीनियर, असल में अभी हुआ क्या था? राज ने कहा। वसीम और मैं समुद्र की सतह पर कुछ माइंस लगाने का सोच रहे थे, लेकिन इस कारण बिजली इस तरफ आकर्षित हो गई और सीधा तुम्हारे शरीर से टकरा गई। भूपेश ने हंसकर कहा। मैं तो बस आराम करने की जगह ढूंढ रहा था और मुझ पर बिजली गिर गई। ये 7वें लेवल के जादूगर वाकई भयानक है। उन्हें कोई काम करते हुए देखना भी जानलेवा है, राज ने मन ही मन सोचा। लो, ये दवाई खा लो, इससे तुम्हें झटके का असर कम करने में मदद मिलेगी, भूपेश ने गोली राज के मुंह में डालते हुए कहा। गोली खाते ही राज के अंदर ऊर्जा दौड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे दिन से जादूगरी की प्रैक्टिस कर रहा हो और इसी कारण उसमें इतनी ऊर्जा आ गई। ये गोली तो वीडियो गेम में ली जाने वाली चीजों की तरह थी, जिनमें एक ही झटके में पूरी हेल्थ भर जाती थी, जबकि भूपेश तो इनका इस्तेमाल कैंडी की तरह कर रहा था। राज, जरा किनारे खिसकना, वसीम ने राज के पैर की तरफ देखकर कहा। राज काफी कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी एक तरफ खिसक गया। वसीम नीचे बैठा और जमीन को थपथपाने लगा। थोड़ी देर में राज अभी अभी जहां खड़ा था वहां वसीम ने एक गड्ढा कर लिया। वहां से 10 क्रिस्टल जैसे दिखने वाले पौधे निकले। उनका आकार उंगली के बराबर था। उनको देखकर ही समझ आ रहा था कि ये कोई आम पौधे नहीं है। बहुत बढ़िया, ये तो जरा क्रिस्टल जड़ है,
इससे जादूगरी का लेवल बढ़ता है। इसे खाकर कोई दूसरे लेवल का जादूगर 3 साल में हासिल होने वाली ताकत एक झटके में पा सकता है। लो, तुम लोग भी रखो, वसीम ने कहा और 2-2 क्रिस्टल पौधे राज, भूपेश और शाकाल को दे दिए और 4 खुद ने अपने पास रख लिए। ये सब वसीम की किस्मत का ही कमाल था। जब वो कुछ भी कर रहा होता तब भी उसकी किस्मत बहुत कुछ कर देती थी, लेकिन उसकी किस्मत की वजह से किसी की बदकिस्मती उसकी तरफ बढ़ सकती थी। हालांकि कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। राज इन 2 पौधों का इस्तेमाल करके दूसरे अमृत कलश पर सीधा पहुंच सकता था। लो, एक और रख लो। अगर तुम पर बिजली न गिरी होती तो मैं ये ढूंढ नहीं पाता। अब इतना दुखी मत हो, वो बस बिजली ही तो थी। इतनी छोटी छोटी बातों पर अब रोने थोड़ी बैठ जाओगे। वसीम ने एक और पौधा राज को देते हुए कहा, सीनियर, मैं रो नहीं रहा हूं, बस बिजली टकराने के बाद से मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, राज ने कहा। करीब 5 मिनट बाद शाकाल अपनी उड़ती तलवार पर सवार होकर निपटारा मंच की तरफ निकल गया। राज भी उसी के साथ तलवार पर सवार हो गया। शाकाल ने अपना मन बना लिया था और राज को ले जाने की जिम्मेदारी भी खुद ही उठाई थी। राज, तुम्हें ट्रैक्टर चलाना आता है? रास्ते में उड़ते हुए शाकाल ने पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत। सीनियर, क्या आपसे ट्रैक्टर नहीं आता? क्या मैं आपको सिखा दूं? राज ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, शाकाल ने कहा। क्या राज भी कंपटीशन में शामिल होने का मन बना लेगा? क्या वसीम की तैयारी और भी भयानक मंजर पैदा करेगी?